हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपको हमारा कल का वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट करके नहीं बताया। एक दो कमेंट आए थे पर इतने अच्छे मुझे नहीं लगे। आई थिंक मुझे और बेस्ट चाहिए, तो उस बेस्ट के लिए मैं आज उससे भी ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा जो वीडियो है वो 3 बजे मिलेगा, ये आपको मैं वैसे बता चुकी हूँ और लगभग इन दिनों बताऊंगी ताकि आपके नोटिस में आ जाए। तो कल हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की सिर्फ टॉप लिस्ट पढ़ी थी, सिर्फ उनके नाम जाने थे और उसके अंतर्गत क्या क्या है आज हमको विस्तृत विवरण उतना लेंगे। देखिए, सबसे पहले है जैविक कारक। कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, एक बिंदु बताया था, एक शब्द बताया था, संपूर्णता। संपूर्णता का क्या अर्थ है? किसी एक कारक को लेकर के हम व्यक्तित्व उसको नहीं बता सकते कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है। हमें 3-4 कारकों या उसके संपूर्णता में जाना होगा, प्रत्येक के अंतर्गत जा करके उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करनी होगी। तो पहला जो हमारा कारक है ये है जैविक कारक। देखिए, जैविक कारक क्या है? जैविक कारक इस प्रकार के कारक है या दैहिक कारक भी हम इनको बोल सकते हैं, जो देह से संबंधित है। दैहिक कारक भी इनको हम बोल सकते हैं। और जैविक कारकों के अंतर्गत वे कारक सम्मिलित हैं जिन पर हमारा किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता, हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो ये जो लंबाई है ये उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। कोई व्यक्ति एकदम 3 फुट 4 फुट का है तो ये जो हाइट है ये भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति होता है जिसके बाल नहीं होते, तो गंजा होता है, तो ये भी उसके नियंत्रण में नहीं है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैविक कारक के अंतर्गत 2 बिंदु आते हैं। सबसे पहला बिंदु है आनुवांशिकता। हेरेडिटी, या एक तरह से हम बोलते हैं ना वंशानुक्रम, वो इसके अंतर्गत है। देखिए, जैविक कारक के अंतर्गत आनुवांशिकता एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यानी उसके अंदर उसकी बॉडी का निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है, जिससे उसका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है और बाहर के स्ट्रक्चर के कारण लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखिए, आनुवांशिकता का अर्थ है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें कुछ गुण उसकी माता और पिता के द्वारा उसके अंतर समाविष्ट होते हैं। जिस प्रकार हमें पैतृक संपत्ति मिलती है, हमारे पिताजी की जमीन में, घर में, ये हमें पैतृक संपत्ति है जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसी प्रकार जन्म के दौरान माता और पिता के कुछ गुण हमें सम्मिलित होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता या वंशानुक्रम। यानी उनके कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर पिता या माता में से कोई अंधा है तो हो सकता है, मैं 100% नहीं बोलूँगी मित्रों, तो हो सकता है कि उस बच्चे में भी अंधापन आ जाए या काना हो जाए या एक आंख में कोई डिफेक्ट हो। दूसरा बोलेंगे कि अगर माता या पिता में से किसी के पैर नहीं हैं तो हो सकता है उस बच्चे के पैर भी ना हो। माता पिता में से किसी के अंतर्गत अगर सुनने की शक्ति नहीं है यानी बहरा है तो हो सकता है बच्चे में भी थोड़ा बहरापन आ जाए। तो मित्रों, ये आनुवांशिकता है, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता, उसका किसी प्रकार का नियंत्रण इन कारकों पर नहीं होता, इसलिए इसको इस कारकों के अंतर्गत दिया जाता है। अब देखिए कि आपको पता है एक मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं जो
23 जोड़ों में पाए जाते हैं। देखिए जो टोटल कितने हो गए, 46 हो गए भाई। 23 के जोड़े होंगे, पेयर्स होंगे, ये पेयर्स हो गए ना, इस प्रकार ये जोड़े हो गए, तो इसको बोलेंगे हम पेयर्स। तो 23 जोड़ों के जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 हो गए। मान लीजिए किसी बच्चे में इन 2 गुणसूत्रों की बजाय एक और गुणसूत्र आ जाए, यानी किसी व्यक्ति के शरीर के निर्माण में 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाएं, जिसे हम बोलेंगे, जैसे 3 गुणसूत्र हो गए, जिसे हम बोलते हैं ट्राइसोनिक। तो इस एक अतिरिक्त गुणसूत्र के बढ़ जाने से जो बच्चा है, जो शिशु है, उसके निर्माण में, उसके शरीर निर्माण, उसके मस्तिष्क निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वो बच्चा मानसिक मंद पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि एक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, और अगर इन्हीं 2 के अतिरिक्त एक और 3 गुणसूत्र अगर किसी व्यक्ति में हो जाते हैं, किसी शिशु में हो जाते हैं, तो वो जो शिशु है, वो जो बालक है, वो मानसिक मंद पैदा होगा। और इस मानसिक मंदता को मंगोलिज्म कहा जाता है। मानसिक मंद, इसको मंगोलिज्म कहा जाता है। और मंगोलिज्म क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि मंगोलिया एक देश है जिसकी राजधानी है उलान बटोर, लेकिन हमें राजधानियों में नहीं जाना। उस मंगोलिया देश के जो नागरिक होते हैं उनका चेहरा गोल होता है एकदम। तो इन मानसिक मंद बच्चों का जो चेहरा है वो बिल्कुल मंगोलिया के लोगों जैसा होता है, इसीलिए इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है? मंगोलिज्म। और इसको एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से और डाउन सिंड्रोम। इसका एक और नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। इस बीमारी का एक और नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसलिए रखा गया क्योंकि डाउन महोदय ने इस बीमारी का पता लगाया है। इस मानसिक मंदता, बीमारी नहीं कहेंगे हम, इस मानसिक मंदता का पता लगाया गया, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म। तो मित्रों, ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि आनुवांशिकता के आधार पर मानसिक बच्चों के, मानसिक मंद बच्चों की जो कहा जाता है उस शब्दार्थ को क्या कहते हैं? मंगोलिज्म। दूसरा प्रश्न बनता है मंगोलिज्म का दूसरा नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। एक प्रश्न बनता है डाउन सिंड्रोम का आविष्कार किसने किया है, किसने खोजा उसको? तो प्रोफेसर डाउन ने। तो देखिए, इसके अंतर्गत आनुवांशिकता के अंतर्गत है कि हमारे शरीर का निर्माण विभिन्न गुणसूत्रों से होता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जो हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं। उन जोड़ों के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है तो बालक मानसिक मंद पैदा होता है, और इस मानसिक मंदता को मंगोलिज्म कहा जाता है। मंगोलिज्म का दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम डाउन था। आज हम इसको अब आगे थोड़ा लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आनुवांशिकता
हेरिडिटी, इसकी परिभाषा मैंने आपको लिख दी है ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। इससे पहले हम इसको समझ चुके हैं। आइए एक बार देखते हैं। बालक के शरीर की रचना गुणसूत्रों के आधार पर होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इन गुणसूत्रों के दोष के कारण शरीर में कोई भी दोष आ जाए तो वह व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मानव के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर किसी कारण 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र, जिसे ट्राइसोनिक कहते हैं, हो जाएं, तब वह बालक कैसा पैदा होगा? मानसिक मंद पैदा होगा। इस मानसिक मंदता को मंगोलिज्म कहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसको मंगोलिज्म कहते हैं क्योंकि इन बच्चों के चेहरे मंगोलिया देश के बच्चों के जैसे होते हैं। इसका दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम है। दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम है क्योंकि इसे सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने बनाया था या बताया था उनका नाम था डाउन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कि आनुवंशिकता के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व 100% प्रभावित होगा। किस प्रकार? अगर व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कमी है, कोई भी प्रकार का शारीरिक दोष है, तो दुनिया उस पर हंसती है। देखिए, आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति का चेहरा, नाक थोड़ा बड़ा हो जाए, या फिर हम बोलेंगे कि गाल थोड़ी लटक जाए, एक होंठ बाहर की तरफ आ जाए, एक उंगली बड़ी हो जाए, या शरीर का कोई भी अंग जो विचित्र प्रकार का दिखने लगे, तो हम उसकी ये जो कमी है, उस दोष को कम करने की बजाय या उसके सहानुभूति दिखाने की बजाय हम उस पर हंसते हैं। और हंसते हैं तो उस व्यक्ति पर जिसमें हम हंसे हैं उसमें नैराश्य उत्पन्न होगा, यानी निराशा की भावना आएगी। और जब नैराश्य उत्पन्न होता है तो व्यक्ति तनाव में आता है, और जब तनाव में आता है तो 100% व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसी के अंदर हमारा दूसरा बिंदु है, इसी में है जैविक कारक में, दैहिक में, ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मित्रों प्लीज इसको सही कर लेना। इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? मनुष्य में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, मनुष्य में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अंतःस्रावी, और ये मुझे लगता है आप लोगों ने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा, जिनको हम शायद बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां, और एक होती है नलिका युक्त ग्रंथियां। देखिए, ये पर लिख दिया मैंने, आपको समझा देती हूँ ऊपर, फिर हम आप इसकी डेफिनेशन जानेंगे। देखिए कि कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती, और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनमें नलिकाएं होती हैं। तो नलिका युक्त ग्रंथियां और नलिका विहीन ग्रंथियां। ये ग्रंथि है जो नलिका युक्त है। इस ग्रंथि के अंतर्गत कुछ भी उत्पन्न होता है वो कहाँ जाएगा? इस ग्रंथि में किसी भी प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो उस नलिका द्वारा, जहाँ जहाँ वो नलिका जाएगी वहाँ जाएगा। उदाहरण के लिए बोलूँ कि हमें बगीचे में पानी देना है
और उस बगीचे के पास पानी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस बगीचे में पानी देने के लिए एक पाइप लेंगे और उस पाइप को घर के अंदर की टुंटी से लगा करके और वहाँ टुंटी के पास लगा के आ जाएंगे, और वो जो लंबा हिस्सा है और जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम पौधों में पानी देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो टुंटी है, वो जो नल है जहाँ से पानी का स्राव हो रहा है, जहाँ से पानी निकल रहा है, वो ये क्षेत्र है। और पानी निकल करके कहाँ जाएगा, जहाँ इस ग्रंथि का अंत होगा। तो इनके लिए जो क्षेत्र है, जो स्थान है, जो रास्ता है, वो निर्धारित होता है। तो ये इनका जो हार्मोन्स होता है वो उन नलिकाओं द्वारा वहीं जाते हैं जहां उनको पहुंचना होता है। दिक्कत किस में आती है, दिक्कत आती है नलिका विहीन, दिक्कत आती है नलिका विहीन ग्रंथियों में। ये नलिका युक्त ग्रंथि है, ये देख लिया आपने। नलिका के द्वारा शरीर में जहां जहां ये जाएगी वहां वहां उन हार्मोन्स का स्राव हो जाएगा। और नलिका विहीन ग्रंथि है ये। अब इसके अंदर जो पदार्थ उत्पन्न होगा वो कहाँ जाएगा, इसके अंतर्गत जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं उसे, हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये कहाँ जाएंगे, ये सीधे हमारे रक्त में जाते हैं। ये हार्मोन सीधे किससे कनेक्ट हैं, हमारे रक्त से। अब देखिए कि इन हार्मोन्स के द्वारा, क्योंकि ये नलिका विहीन है, इनका जो पथ है वो निश्चित नहीं है, कहीं भी हो सकता है, तो इन हार्मोन की कमी या बढ़ोतरी के द्वारा भी मनुष्य में अपंगता या कुछ विशिष्ट प्रकार के दिखने वाली प्रकृतियां दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी हाइट में कम है, शॉर्ट है, 4 फुट हाइट है उसकी, तो वो किसकी कमी के कारण हो रहा है, हार्मोन्स की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, हमारे शरीर पर, हमारे शरीर में, या हम बोलेंगे कि जैसे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो जेंट्स की जो आवाज़ भारी होती है, लेडीज़ की हल्की होती है, ये भी किसके कारण होते हैं, हार्मोन्स के कारण होते हैं। जेंट्स की आवाज़ मोटी मिलेगी और लेडीज़ की आवाज़ कैसे मिलेगी, पतली मिलेगी, तो ये भी हार्मोन्स के कारण होते हैं। हमारे शरीर पे बालों का उगना भी हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। हमारी हाइट कम ज़्यादा होना भी हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। हमारा पतला या मोटा होना भी हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। अब ये तो देखो साधारण सी बात है कि किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की, किसी आदमी की आवाज़ मोटी है, लेकिन आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडीज़ होती है, उस लेडीज़ की आवाज़ जेंट्स जैसी हो और जेंट्स की आवाज़ लेडीज़ जैसी हो। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज़ लेडीज़ की, ऑब्वियसली लेडीज़ की है, ठीक है, और इसको मैं भारी भरकम आवाज़ में पढ़ाती हूँ, आइए आज हम आनुवंशिकता पढ़ते हैं, तो क्या इससे मेरे व्यक्तित्व में कोई प्रभाव आएगा, मेरे व्यक्तित्व में कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं परिभाषा दे रही हूँ उसमें सिर्फ आवाज़ का फेरबदल है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका वही है, मेरे समझाने का तरीका वही है, मेरे लिखने का तरीका भी वही है, सारे प्रकार के तरीके वही है, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ के मोटा पतले होने से क्या मेरे व्यक्तित्व में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन सामाजिक प्रभाव होगा। क्या होगा कि जो व्यक्ति मुझे जानते हैं वो या तो मेरे प्रति सहानुभूति रखेंगे और या फिर मेरे पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ विचित्र है। एक उदाहरण और दूंगी मैं आपको। जिस प्रकार हमारे भारत में हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उदाहरण है, वैसे मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, लेकिन उदाहरण को अन्यथा में ना लेके जाए,
हम गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करते और देवी देवताओं से भी पहले करते हैं। और गणेश जी का जो मुखौटा है, जो शरीर है, जो धड़ है, ये अलग है। ऊपर हाथी जैसा है और नीचे शरीर मानव का है। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है, दूसरे देश से कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति हमारे इस भगवान को देखता है, तो क्या उसको विचित्रता नहीं दिखाई देगी? उसको अलग दिखाई नहीं देगी। वो सीधा कहेगा, अरे यार ये तो अजीब है, ये अजीब भगवान की पूजा करते हैं जो ना मनुष्य है और ना ही जानवर है। ऐसे ही नरसिम्हन अवतार के बारे में आपको पता है, जो प्रहलाद जिनके भक्त थे, जिनकी रक्षा के लिए उनको नरसिम्हन का अवतार लेना पड़ा, जिसमें ऊपर से वो शेर की तरह थे और नीचे नर थे। तो इस प्रकार के जो देवी देवता हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देशों के लिए भी वो पूजनीय हो। तो इस प्रकार की जो विचित्रता है, जो एकदम अलग दिखाई देते हैं, तो इस विचित्रता के कारण भी व्यक्तित्व कुछ हद तक प्रभावित होता है। व्यक्तित्व प्रभावित नहीं होता है, लोगों का मत उसको बदलने पर मजबूर कर देता है। आइए अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो हमने अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा लिख दी है और इसको मैं समझा चुकी हूँ। एक बार देखते हैं कि मानव के शरीर के अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है नलिका युक्त ग्रंथि, मैंने अभी बताई थी आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां। और नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिनमें नलिकाएं नहीं होती, जो मुक्त अवस्था में रहते हैं। इनसे निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन। क्या कहते हैं इनको? हार्मोन कहते हैं, जो सीधे मानव रक्त में मिलते हैं। और ये सीधे किसके संपर्क में रहते हैं? ब्लड के संपर्क में रहते हैं। और यह हार्मोन व्यक्ति के कद, आवाज का मोटा पतला होना और शरीर पर बालों का होना आदि को प्रभावित करता है। देखिए मित्रों, अगर एक शिक्षक को ये पता होता है, अगर शिक्षक जानता है कि उसका जो छात्र है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर रहा है, या उसका जो छात्र है वो इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, तो एक शिक्षक उस छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में एक अच्छा सहभागी बन सकता है, पॉजिटिव एक इंस्ट्रक्टर बन सकता है। यानी ये जो कारक होते हैं जिनके द्वारा आवाज़ का मोटा पतला होना, या एक बोलेंगे हम कि हाइट कम ज़्यादा होना, या खुद मोटे पतले होना, तो ये कोई ऐसे कारक नहीं है जिनके द्वारा हमारा व्यक्तित्व प्रभावित हो। अगर किसी कारण होता है तो हम उस व्यक्ति को अपने पास बिठा करके, समझा करके और उसके व्यक्तित्व निर्माण में उसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कारक है जिस पे मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता। अगर मान लीजिए एक क्लास में 7th 8th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं, तो 12th क्लास में 12वीं कक्षा में बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। उस क्लास में कोई 4 फुट का व्यक्ति एंट्री मारता है और वो उनका गणित का अध्यापक होता है, तो बच्चे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? जी हाँ मित्रों, बच्चे ज़रूर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो हाइट में छोटा है, लेकिन क्या उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते। क्यों? क्या पता उसकी हाइट ही तो कम है, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता ज़्यादा हो, उसमें दिमाग ज़्यादा हो, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो। तो ये ऐसे कारक होते हैं जिन पर व्यक्तित्व निर्माण में अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ रहा है तो उस व्यक्ति को समझा करके हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज हमने जैविक कारक यानी जो दैहिक कारक होते हैं, जो देह के कारक होते हैं, इसके अंतर्गत 2 भाग पढ़े थे। पहला पढ़ा था अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, हेरिडिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 23
46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो 46 मात्रा में पाए जाते हैं। और वो जो जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जब उसमें एक की मात्रा बढ़ जाती है, जब वो ट्राइसोनिक हो जाती है, जब 3 मात्रा हो जाती है, तो जो बच्चा होता है वो मानसिक मंद पैदा होता है। उस मानसिक मंदता को मंगोलिज्म कहा जाता है। और इस मंगोलिज्म का दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चीज का जिसने पहले पता लगाया था वो उन वैज्ञानिक का नाम था डाउन। और मंगोलिज्म इसलिए क्योंकि उन बच्चों के जो चेहरे होते हैं वो मंगोलिया देश के बच्चों जैसे होते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। अंतःस्रावी के अंतर्गत जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं ये सीधे रक्त से संपर्क में रहते हैं और रक्त के संपर्क में रहने से ये पूर्ण रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। अब अंत में मैं आपको मैं यही कहूँगी अंत में कि ये जो वीडियोस हैं, अगर आपने नोटबुक बना रखी है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार लिखने से ज़्यादा अच्छी तरह से याद होती है। और अगर नोटबुक नहीं बनाई है तो मित्रों इन वीडियो को आप बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। और हो सकेगा तो कोशिश करिए कि इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि ये जो मैटर रीट में आता है ये 30 नंबर का आता है, जो प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले का पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो हमको प्रत्येक टॉपिक में से कम 10 क्वेश्चनों का निर्माण करना है। और इसके बाद मैं बोलूँगी कि जैसे ही हम ये पूरा साइकोलॉजी ख़त्म करेंगे तो आपके लिए मैं क्वेश्चन बैंक का भी निर्माण करूँगी। प्रत्येक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी, जिससे आपको रीट के अंतर्गत कंपटीशन बीट करने में सहायता मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखते रहें, ताकि इसमें जो मैंने आपको समझाया है वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।